आप सभी का फिर एक बार तहे दिल से स्वागत है द अनटोल्ड स्टोरी विद कमांडर विक्टर माइक के मंच पर। Today in our studio we have with us Mr. Sunil Kumar Sahu, an inspiring individual from Bhubaneswar whose journey exemplifies resilience, responsibility and courage in the face of adversity. Through his story, Mr. Sahu will share his personal experiences navigating challenges related to his education, his financial hardships, and family responsibilities, while also highlighting the vital role of community-driven support. चलिए फिर एक बार निकल पड़ते हैं एक नई राह पर, जहां पे हमें फिर एक बार कुछ नया सुनने को मिलेगा। का फौज में आपकी भर्ती नहीं हुई के बाद आपने 5 साल की नौकरी करी और उसके बाद आपने डिसाइड करा कि अब टाइम आ चुका है बिजनेस स्कूल में एंट्री ले सकें। के फादर को कैंसर डिटेक्ट हुआ था 2016 में सर्जरी हुआ था। 2 डॉक्टर ने बोले थे कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना का है लाइफ। ऐसा वक्त आया कि हमारे पास सेविंग सारा खत्म हो गया। मतलब सडनली एक हंसता खेलता परिवार सर। मैं सबसे बड़ा मिस करता हूँ पिताजी का। जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ ना सर, ही इज इनटू द कम्युनिकेशंस। उनको पता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कहीं पे बिजी होऊंगा, छोटा सा मैसेज, छोटा सा वर्ड, ईटी है एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल जो भी है। उसके बाद से आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी एजुकेशन, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस कितना इम्पैक्ट हुआ? मैं कॉलेज को भी प्ले करता रहा कि मेरे को एटलीस्ट वो रिफंड कर दीजिए सो दैट आई कैन सपोर्ट फादर्स ट्रीटमेंट। जब भी मैं याद करता हूँ बहुत दुख लगता है। जब भी मेरा आवाज़ नहीं पहुँच पा रहा था, मैं चिल्लाता रहा था, हर ऑफिसर के पास गया। उड़ीसा का जो चीफ मिनिस्टर सेल हुआ था उनको भी मैं काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि सर देखिए ना। तो रिसेंटली एक बालाशोर वाला एक सोमेश्वरी बीसी है, मेरा स्टेट से ही है। जिस दिन उनका डेथ हुआ तो मैं भी रेलवे ट्रैक में गया था। तो दुनिया भी रहने का लायक नहीं है। तो लोन का बर्डन था, बैंक से भी नोटिस आता था। लग रहा था कि मैं कैसे इतना कम टाइम में इतना अमाउंट कैसे मैं अरेंजमेंट कर सकूँ। मतलब क्या बताऊँ सर, उस टाइम जब मैं याद करता हूँ मेरे को बहुत दुख लगता है कि हम लोग ऐसे सिचुएशन में आए, किसी ने मदद नहीं किया, किसी ने नहीं सुना सर। वेलकम सुनील, द अनटोल्ड स्टोरी विद कमांडर विक्टर माइक के मंच पर आपका स्वागत है। कैसा महसूस हो रहा है? थैंक यू सो मच सर इनवाइटिंग मी टू दिस प्लेटफॉर्म। ये मेरे लिए एक सौभाग्य का बात है कि मैं आज यहाँ पे आपका मंच में आया हूँ। मेरा जो IMI भुवनेश्वर के साथ एंड मेरा जो टोटल जर्नी, मेरा फादर का ट्रीटमेंट में क्या संघर्ष हुआ टोटल, मैं वो बताना चाहता हूँ आज। ये मंच बना ही इसीलिए है कि आप लोगों के संघर्ष की कहानी हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने दर्शकों तक पहुंचा सकें। सो वेलकम वंस अगेन एंड मैं चाहूँगा आज आप खुल के जो भी आपके दिल में है, जितनी टेंशन्स, जितनी परेशानियों से आपको गुजरना पड़ा, वो सब कुछ आपकी जनता सुनेगी आज। यस सर, यस। आज आपको कमांडर विक्टर माइक का कंधा मिला है फायर करने के लिए, तो आप अपने एमिनेशंस, अपनी बंदूक को भर लीजिए एंड प्लीज फायर फ्रॉम माय शोल्डर्स। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि आज तक का आपका सफ़र वो कैसा रहा? आप अपने बारे में छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं और इसके साथ साथ आप बता ये भी सकते हैं कि IMI भुवनेश्वर में आपने PGDM ज्वाइन करना चाहा, उसके पीछे क्या विचारधारा थी? एक्चुअली मेरा फादर का ड्रीम था कि मैं फोर्सेस ज्वाइन करूं एज ए ऑफिसर। ओके, वाओ। ही इज लाइक पेटी ऑफिसर रैंक से रिटायर किए थे। मेरा पिताजी का सपना था कि मैं उनसे और 2 कदम आगे जाऊं एंड आई शुड ज्वाइन एज अ ऑफिसर। ओके, तो मेरा स्टार्टिंग से मेरा यही था कि मैं कैसे फोर्सेस ज्वाइन करूं। सो फर्स्ट में मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद आई यूज्ड टू गो टू द SSB। मैं 2 बार ट्राई किया बट आई मीन लाइक नहीं कर पाया। बट
मतलब समय का नीड कुछ और था तो मेरे को परस्यू करना पड़ा कि पीजीडीएम में अगर बी स्कूल में एंट्री लेता हूँ आई मीन वैसे एमबीए कॉलेज तो बहुत है छोटा मोटा कॉलेज में भी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सो देन आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर द कैट एंड जैट। ओके, फिर मेरा एक साल का आफ्टर 5 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द कैट एंड जैट। तो मतलब अगर आपका फौज में आपकी भर्ती नहीं हुई, उसके बाद आपने 5 साल की नौकरी करी और उसके बाद आपने डिसाइड करा कि अब टाइम आ चुका है कि अब आप एक बी स्कूल दैट इज बिजनेस स्कूल में एंट्री ले सकें। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि जैसे सुनील ने बताया कि उनके फादर पेटी ऑफिसर थे। पेटी ऑफिसर एक रैंक होती है हमारे इंडियन नेवी में एंड हम लोग मैं एज अ कमांडर रिटायर हुआ हूँ। सो ये हमारे कलीग्स होते हैं, हम एक साथ जुटकर काम करते हैं एक शिप में और बेसिस में। सो छोटा सा इंट्रोडक्शन था एक पेटी ऑफिसर कौन होता है। सो सुनील के फादर ने इंडियन नेवी में सर्विस करी थी। सो आपने पीजीडीएम जब IMI भुवनेश्वर के बारे में सुना होगा तो आपके दिमाग में क्या आया था, उसकी क्या विचारधारा थी और उसका कितना नाम था उड़ीसा में? यस सर, आई एम टेलिंग। मेरा जेट स्कोर था सर 60% एंड मेरा थ्रू आउट द कैरियर था 60%। आई मीन 65, 64 ऐसा मेरा 10 था। एंड लाइक क्योंकि मैं पिताजी स्पोर्ट्स पर्सन भी थे, बॉक्सर थे उनका। ये सर इन कोचिन ही वाज विनर। आई हैव द सर्टिफिकेट्स ऑफ माय फादर आल्सो, मैं लेके आया हूँ। यू हैव टू बी विथ एक्स्ट्रा करिकुलर नॉलेज, मतलब सब मिलके होना चाहिए। आपने कहा कि आपके फादर बॉक्सर थे तो कभी उनका मुक्काबाजी आपके ऊपर लगा? ये सर बचपन में कभी हम छुट्टी में आते थे ना, मामा के घर सब लोग जाते हैं ना, तो मैं मारता हूँ तो मामा जी बोलते कि नहीं तू तेरा पापा को मार। मतलब बचपन से ही पता नहीं उन्होंने किसको देख लिए थे, आई डोंट नो, बट उनका था कि मैं ज्वाइन करूंगा तो इंडियन नेवी में ही जाऊंगा। कि जो गांव से छोटा सा शहर होता है ना जहाँ पे हम लोग जाते हैं कुछ खरीदारी करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, वो नदी का उस पार होता है। तो वो फ्रीक्वेंटली वैसे जाते थे। जब भी उनका भर्ती था, मैं लाइक 74 में पापा नेवी में गए थे। तो वो बोल रहे थे कि उनका जब भी रिक्रूटमेंट था, भर्ती था, तो उन्होंने एक टारगेट सेट किया जुगल अंकल के साथ कि हम अगर नदी को थ्रू बारिश के टाइम जब भी पूरा फुल फ्लो में नदी रहता है, ओके, उसी टाइम अगर हम लोग क्रॉस कर लेते हैं ना रिवर को, तो हम लोग ये मान के चलो कि हम लोग नेवी में भी क्रॉस कर ले। ये 100% क्रॉस। एंड उन्होंने भी वो टारगेट क्रॉस किया दोनों मिलके, एंड दैट टू एक हाथ में चप्पल। मतलब क्या होता है सर, ये सर चप्पल का स्टोरी। और मेरे पिताजी जब भी बोलते थे ना सर स्टोरी, मतलब हम विश करते थे कि ऐसे लगता था खत्म ही ना हो, चलते रहना चाहिए। मतलब ऐसे इतना मजादार, इवन गांव में भी लोग सुनते थे उनका स्टोरी। मैं आपको एक बात बताऊं, ये फौजियों की खूबी होती है। हमारे ना फौज में रहने के बाद ना एक डीएनए में आ जाता है, वी बिकम स्टोरी टेलर्स। यस सर। तो हम भी घर में जब बैठते हैं ना तो ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते हैं, अपनी शिप की कहानियां, कहाँ से कहाँ गए, कहाँ छलांग मारी, किस ओशन में हमने छलांग मारी। तो हमारे पास कमी नहीं रहती कहानियों की। एंड आई कैन रियली कनेक्ट टू द स्टोरीज ऑफ योर फादर आल्सो। मैं चाहता हूँ सर, मैं चाहता हूँ कि पिताजी का मतलब पिताजी नहीं रहे अभी, बट मैं चाहता हूँ दुनिया उनका स्टोरी सुन रही है। दुनिया आपकी बात और आपके पिता की बात भी सुन रही है। और अभी तो पॉडकास्ट की बस शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत कुछ हमने बातें करनी है। यस सर। सो आपने डिसाइड कैसे करा कि आपको IMI भुवनेश्वर ज्वाइन करना है पीजीडीएम के लिए? यस सर, जैसे मैं बता रहा था सर कि आई मीन लाइक मेरा भी फौज का सपना था, मैं नहीं कर पाया, ऑफिसर नहीं बन पाया, बट मतलब बड़े-बड़े दिग्गज, ये सर बड़े-बड़े दिग्गज नहीं कर पाए एसएसबी। हाँ। आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सर का जो बुक है ना सर, विंग्स ऑफ फायर में भी उन्होंने लिखा है, वो भी एसएसबी क्लियर नहीं कर पाए। अरे हमें इस बारे में पता ही नहीं था, हम तो सोचते हैं कि हम नालायक थे। नहीं, इसलिए हम नहीं, मेरे को किताब का भी शौक बहुत है पढ़ने का। तो मैं सारे मतलब सबका मतलब जैसे कि APJ अब्दुल कलाम हो सर, हो अरुण जेटली सर, दे ऑल ट्राइड एसएसबी, उन्होंने नहीं कर पाए। बट इट इज़ नॉट अ फेल्यूर। वो उससे आगे सोचे, कोई प्रेसिडेंट बन गए सर, एंड अरुण जेटली सर का नाम पे स्टेडियम बन गया। नो सर, दे आर द दिग्गज ऑफ आवर बिग ग्रेट हीरोज। सुनील की बातें सुनकर बड़ा फक्र महसूस हो रहा है कि हम भी कुछ स्पेशल लोग हैं। हमने एसएसबी एक बार नहीं 2-3 एसएसबी फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्लियर कर लिए थे। सर आपका मतलब नहीं जो सर मतलब इतना ट्राई किए, बट हम प्रोबब्ली लक में ही नहीं था। लक में नहीं। यस सर, बट
वही मैं हमारे यहाँ पे ना एक कहावत है कि हम फौज को नहीं चुनते, फौज हमें चुनती है। ग्रेट सर। तो शायद मेरा चुनाव ना फौज ने कर लिया था। यस सर। और मुझे इसी डायरेक्शन में अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना था। यस यो आई मीन वो होता है, पिताजी बोलते हैं ना, सोल्जर वो बॉर्न सोल्जर ही होता है। या वो डेस्टिनी ही डिसाइड करके भेजता है। और मैं भी वही, मतलब हमेशा मैं सबसे बड़ा मिस करता हूँ पिताजी का। जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ ना सर, ही इज़ इनटू द कम्युनिकेशंस। तो उनको पता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँगा, कहीं पे बिजी होऊंगा, छोटा सा मैसेज, छोटा सा वर्ड, ETA, ओके, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल जो भी है, ओके। तो मैं सर आई विल रीच बाय 10 PM। हम एक्चुअली जब बात करते हैं ना बहुत छोटा सा वर्ड मैसेज करते हैं, या तो ETA में बात करते हैं या फिर हम 24 आवर्स टाइमिंग में ही बात करते हैं। ये हमारे DNA में आ चुका होता है। थ्रू आउट द एंड उनका मैं मतलब वो महसूस किया कि मतलब वो एक कल्चर, मतलब सुबह उठते यूज्ड टू क्लीन शेव, इवन इन द वेरी ओस टाइम, जब भी वो उठ भी नहीं पा रहे थे तभी बोलते थे कि मेरा किट दे। वो मतलब बेड पे ही बैठ के कर रहे थे, मग में पानी दे के, ओके। मतलब देखिए कितना, मतलब ये चीज़ है उनका फोर्सेस के लिए, मतलब नेवी के लिए कितना प्यार था, देश के लिए भी बहुत प्यार था। सुनील, आपने जिक्र करा अपने पिता के बारे में। यस सर। आपने मुझे बताया था कि आपके पिता का को डायग्नोस हुआ था कैंसर। यस सर। कैंसर का ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है जो हमारी ज़िंदगी को बिल्कुल हिला देता है। यस सर। और ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर भी चलता है। लंबा प्रोसेस। सो आप अपने शब्दों में यस सर हमारे दर्शकों को बताएं कि जब आपके फादर को कैंसर डिटेक्ट हुआ था जी, उसके बाद से आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी एजुकेशन, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस, यस सर, इन सब चीज़ों में और आपके इमोशनल बैलेंस पर कितना इम्पैक्ट हुआ? यस सर। सर जैसे डिटेक्ट होने के बाद वो इट्स अ किडनी रिलेटेड डिजीज़ था पापा का, कैंसर। तो किडनी का जो डॉक्टर बोलते हैं इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि हर 3-4 दिन में हमको जाके हॉस्पिटल में उनका किडनी फंक्शन टेस्ट, RFT LFT हमेशा करना पड़ता था। एंड उसमें फिर मेरे को एक प्रॉब्लम था कि फिर ECHS में जाके रेफरल लाना पड़ता था पिताजी को ये करने के लिए। I can understand, ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर भी हो जाता है। भुवनेश्वर का ECHS आप अगर जाएंगे सर, देखेंगे एक मेला जैसा, आप मतलब पहुंचेंगे तो देखेंगे आपका गला सूख जाएगा, क्योंकि हर चीज़ में लाइन, पहले रजिस्ट्रेशन का कार्ड का एक लाइन मतलब नंबर करना पड़ेगा, फिर डॉक्टर का कैबिन के बाहर एक लंबा लाइन, आप जाके ऐसे तुरंत जाके ऐसे बोल के नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत फार फ्लंग, एक ही ECHS के ऊपर बहुत फार फ्लंग। मतलब मेरे को बोला गया कि जगत सिंहपुर से लोग आके सुबह से लाइन में खड़ा है, तो यहाँ पे भुवनेश्वर में रहता है। मैं एक बार दर्शकों को बता दूं कि ये जो ECHS कार्ड होता है, हम जब रिटायर हो जाते हैं एज वेटरन्स, हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ फौज कंटिन्यू करता है हमें प्रोवाइड करने के लिए। उसके लिए एक हमारा ECHS कार्ड बनता है, जिसके बेसिस पे हम रिकग्नाइज हो जाते हैं कि हाँ, हम एलिजिबल हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। बट जैसे कि सुनील ने बताया कि लाइन थोड़ी लंबी होती है, ये चीज़ हमें भी फेस करना पड़ता है। यस सर। आगे आप बताएं। यस सर। एंड उसी बीच में मतलब मैं सुबह जाता था करने के लिए रेफरल, मेरे को आफ्टरनून तक वो रेफरल लेटर मिलेगा, फिर जाके मैं मतलब हॉस्पिटल में देने के बाद फिर हमको जाके पापा का टेस्ट के लिए लेकर जाए, मतलब कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जो अपोलो का। फिर उसके बाद फिर ज़्यादा चैलेंज हो गया, अपोलो का कनेक्शन कट गया ECHS से, क्योंकि गवर्नमेंट ने बिल पेमेंट नहीं किया ECHS का। तो कुछ 100 करोड़ का मतलब बिल क्लियर नहीं हुआ, तो फिर वो अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा था। सडनली फिर हमको दूसरा जो इतना रिनाउंड नहीं था ना, किम्स जैसा, मतलब एक हम लोग ऐसे सिचुएशन में गुजर रहे थे ना सर, जहाँ पे एक मिडिल में खड़े हैं, मतलब लाइफ का एक मिडिल में खड़े हैं, यहाँ से हमको जान बचाना है। तो उस टाइम फिर और एक हो गया, लेवल लग गया कि आप पहले पेमेंट करो, फिर जाके ECHS में उसको रिम्बर्स के लिए दो। मतलब एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इम्पैक्ट वेट कर रहा था आपके लिए। क्योंकि फिर उस पैसे को हमको अपना फादर का सेविंग से या मेरा सेविंग से ही देना पड़ता था जी। ओके, ऐसा वक्त आया कि हमारे पास सेविंग सारा खत्म हो गया।
ओके क्योंकि हमको अपोलो में भी करना है क्योंकि कितनी Yes, महंगी yes. होती हैं दवाइयाँ? सब ट्रीटमेंट को छोड़ के भी मेरे ख्याल से जो ओरल कीमो की मेडिसिन होती हैं Yes, भी sir. बहुत Yeah. कीमती होती हैं। यस सर इट इज़ टू मच कॉस्टली। जो पापा का था भोट्री एंड पाइजोपेनिक था ना जो इट इज़ वन पैकेट का कॉस्ट था 14,500 ओके अच्छा। एंड महीने का 29,000 का लगता था, 2 पैकेट लगता था। एंड फादर का पेंशन था उस टाइम 21,000 ओके मतलब पेंशन से 10,000 8,000 ऑलमोस्ट। फिर घर का भी रेंट है, हम लोग रेंटेड हाउस में रहते हैं तो कैसे मतलब मैनेज किया जाए। मतलब मेरे को उस टाइम क्या बताऊं सर, मुझे जैसे लगता है कि जब मतलब मैं खड़ा हूँ ज़मीन ही नहीं है ओके सर के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा मेरा, ऐसा लगा मेरे को। मतलब इट वाज लाइक अ टेरिबल सिचुएशन जो था। और उस समय आपकी पढ़ाई तो बिल्कुल इम्पैक्ट हो गई होगी। Yes, आपने sir. बड़ी मुश्किल से अपना फर्स्ट सेमेस्टर या ट्राइमेस्टर जो बोलते हैं उसे वो खत्म किया ही था और यहाँ पे पिताजी की एक सिचुएशन ऐसा आ गया कि मैं आइदर आई विल चूज माय फादर और आई विल गो फॉर माय ड्रीम एजुकेशन। यस सर। तो ये जब आपके पापा का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था जी, उसके बाद कितना लंबा ये ट्रीटमेंट चला और आपके फादर का डिमाइस कब हुआ, इसमें कितना और वक्त आपका चला गया? वो पूरा कोर्स का जो ड्यूरेशन था ऑलमोस्ट, क्योंकि फादर का 2016 में सर्जरी हुआ था एंड 2 डॉक्टर ने बोले थे कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल 2 महीना का है लाइफ, बट इट इज़ अ स्टंट फाइट ऑफ माई फादर ऑल्सो। मेरे पिताजी को बोला था कि आपका वो जो वोट्री एंड पैजोपेनिक है ना वो कभी कमी नहीं होगा, चाहे वो ECHS से मिले या ना मिले, कैसे भी करके हम लोग मतलब सारा हमारा जो सेविंग्स था, कार था, सब कुछ बेच दिए। तो उसी बीच मेरे को कॉलेज से मतलब मैं कॉलेज को भी प्ली करता रहा कि मेरे को एटलीस्ट वो रिफ़ंड कर दीजिए सो दैट आई कैन सपोर्ट माई फादर्स ट्रीटमेंट। तो वो रिफंड आपको नहीं मिला? नहीं, मतलब मेरे को बोला गया होगा बट आ जाओ कल आओ ऐसे दौड़ाते रहे। उसी टाइम पे सिचुएशन सर मतलब मैं कैसे बताऊं, मतलब उस टाइम में बहुत ही स्ट्रगल किया, बहुत हाथ पैर बहुत जोड़े, लेकिन कॉलेज ने मेरा कोई नहीं सुना। मतलब कमिटमेंट देते थे बट एक्चुअल एक्शनेबल नहीं हो पाता था। नहीं हो पाया और ऐसा सिलसिला चलता रहा और आपके फादर की ट्रीटमेंट भी चलती रही, आपकी सेविंग्स एग्जॉस्ट होते गए। आपका व्हीकल आपने बोला कार तक बिक गई। एंड वी यूज्ड टू गो टू द बैंगलोर भी गए, बड़े बड़े सिटी में, तो हमको रहने का, खाने का, ट्रैवल का कॉस्ट, बिल्कुल इट हैज मेड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन आवर सेविंग्स एंड पूरा मतलब दुनिया पूरा हमारे लाइफ पूरा ट्विस्ट हो गया था पूरा। मतलब सडनली एक हंसता खेलता परिवार सर, मतलब क्या बताऊँ सर, उस टाइम जब मैं याद करता हूँ मेरे को बहुत दुख लगता है कि हम लोग ऐसे सिचुएशन में आए जहाँ पे हमको सरकार के पास भी गए सर, किसी ने मदद नहीं किया, किसी ने नहीं सुना सर। मैं कैसे बताऊँ सर, लकीली सर किसने सोचने भी बहुत मदद किया सर। उस टाइम भी 50,000 दिए थे पिताजी का मेडिसिन खरीदने के लिए ओके। एंड इसी बीच में जब भी मेरा आवाज़ नहीं पहुंच पा रहा था, मैं चिल्लाता रहा था, हर ऑफिसर के पास गया, उड़ीसा गवर्नमेंट का जो चीफ मिनिस्टर सेल हुआ था उनको भी मैं काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि सर देखिए ना, मेरे को वो बात जब भी मैं याद करता हूँ बहुत दुख लगता है सर। एक IAS बैठा है हम लोग का बात सुनने के लिए, जब भी मैं बात कर रहा हूँ वो फोन में बात कर रहा है, उस टाइम वो बिल्कुल नहीं सुन रहा है बात, मतलब इस कान में लेके उस कान में ये कर दिया। मैं बोला कि पिताजी सोल्जर थे, तो मेरे को ऐसे मौक करके बोल रहा है, बोला कि अच्छा ठीक है, तो मतलब तुम आए हो हमारे कंधे में बंदूक रख के गोली चलाने के लिए, ये चीज़ में हम क्या कर सकते हैं, हाँ तुम खुद लिखो ना कॉलेज को। तो फिर मैं वो रिक्वेस्ट कर रहा कि सर मैं इतना बार गया कॉलेज को, गया इतना बार, सबको रिक्वेस्ट किया, किसी डायरेक्टर ने नहीं सुना। इसके पास जाओ उसके पास, दौड़ते दौड़ते मेरा चप्पल घिस गया सर। बट फिर वो बोल रहे कि ठीक है हम लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है, बट हमसे कुछ उम्मीद मत करना। फिर एक दस्तावेज दिखाया था जो अंडर सेक्रेटरी के नाम से लिखा गया था। सर उन्होंने आपके कॉलेज के लिए लिखा गया। यस सर और उसके वो लिखने के बाद भी कॉलेज ने कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं सर, मेरे को भी उसका कॉपी आया था। फिर मेरे को मैसेज आता है कि वो डिस्पोज्ड ऑफ हो गया है, मतलब
लिखा था, अंडर सेक्रेटरी ने लिखा था, बट कॉलेज ने कोई एक्शन नहीं लिया। ओके, मतलब अंडर सेक्रेटरी ये एजुकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट से उनकी भी लेटर्स का कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, कॉलेज ने उसको भी बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। क्या कर दिया। हाँ, मतलब अगर हम ये बोला कि हमारा पॉलिसी नहीं है या को क्या हुआ, मैं उनको फ़ोन किया कि आपका लेटर आया है ना, तो बोल रहा है कि हमको जो जवाब देना है हम गवर्नमेंट को लिख दिए, वो तुमको बताने का ज़रूरत नहीं है। मतलब इतना हैरेसमेंट सर, भगवान ना करे, प्रभु जगन्नाथ ना करे और किसी के साथ हो, रिपीट ना होना चाहिए इसी। हमारा पर्पस यही है कि Yes, sir. आपकी स्टोरी हमारे दर्शकों को समझ भी आए, यस सर, उससे कोई एक इंस्पिरेशन अगर मिल सकती है वो इंस्पिरेशन भी मिले, और आपका अगर कोई हक अभी भी बाकी है वो हक भी आपको मिल सके। अगर इस बात में कोई सच्चाई है जी सर, कि कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वहाँ पे आप कुछ पढ़ाई करते हैं, यस, और आपने जिस तरह मुझे बताया कि आप गुरु दक्षिणा में बिलीव करते हैं, तो जितनी पढ़ाई करी उसकी गुरु दक्षिणा आप देने को रेडी हैं। जो पढ़ाई नहीं करी उसकी गुरु दक्षिणा नहीं बनती है तो वो आप हमें वापस करें। जितना मुझे समझ आया आपकी दस्तावेज को पढ़कर, मुझे यही समझ आया कि कॉलेज ने आज तक आपका पैसा रिफंड नहीं किया, अब तक नहीं किया सर। और रिफंड तो चलो एक छोटी सी बात हो गई, यस सर, इंसान मेहनत करके, आप पढ़े लिखे हैं, आप जॉब भी करते हैं, आप कमा सकते हैं, बट ऐसी स्टेज में, चाहे वहाँ पे एक हमारा सोल्जर था, उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, उसका बच्चा उसको सपोर्ट कर रहा था, उसकी सारी सेविंग्स एग्जॉस्ट हो रही थी, बहुत सोल्जर की, और आपने भी जो आप बताइए सर, इसमें मेरा क्या गलती है सर? मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो गुरु दक्षिणा नहीं बनती थी, अगर वो ऑफिशियली नहीं है करेक्ट, तो वो आपको देना चाहिए था। यस सर, है ना। और यहाँ पे तो आप जिस तरह आप बोल रहे हैं, जो आपने मेरे को डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, उसमें अंडर सेक्रेटरी के साइड से भी लेटर गया, यस सर, है ना। और आपने मुझे ये भी बताया कि आप अपने कॉलेज में काफ़ी एक्टिव रहते थे। आपने कोई एक ओला का ये सर, शोला भी कुछ ऐसा कुछ, मेरा नाम सोला था, मेरा आपका नाम ही रख दिया गया, मेरा नाम सोला रख, मतलब बैचमेट्स में से मेरे को ऐसे मतलब खुशी से बोलते थे कि सोला, क्योंकि मैं एक क्राइसिस, क्योंकि मैं लाइक इट वाज अ क्राइसिस टाइम, लाइक कॉलेज में क्या होता है ना सर, ये एक इंटीरियर एरिया में है, भुवनेश्वर से थोड़ा दूर में है। तो मैं जब भी देखा कि ये बैचमेट्स को इतना परेशानी हो रहा है, किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है, मेरा एक जो तो कोई मतलब साधन अवेलेबल नहीं होता था ट्रैवल करने के लिए, कम्यूट करने के लिए। ये सर, तो आपने एक सर्विस बनाई जिससे आप ऐसी क्राइसिस मैनेजमेंट में आप एक गाड़ी अवेलेबल कर सकते हैं। ये सर, मेरे ख्याल से वो गाड़ी भी बाद में बिक गई। हाँ सर, घर का वही गाड़ी था जो आपने क्राइसिस मैनेजमेंट में अपने सो कॉल्ड मैनेजमेंट टेक्निक्स को यूज़ करके ये एक शोला का निर्माण किया था, या एक अंडरस्टैंडिंग का निर्माण किया था। पढ़ाई के साथ भी ये मैं कर रहा था जी, हाँ, ताकि आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करें। यस, वो जो फाइनेंशियल, क्योंकि ऐसा कंडीशन में मैं खड़ा था, मैं घर को पैसा नहीं मांग सकता जी। तो हॉस्टल का कॉस्ट भी देना था मेरे को, तो मैं सोचा कि इसमें कुछ हो जाएगा। तो ये टोटल, जैसे मैंने जितना मैं जानता हूँ, यस सर, ये जो भी कॉलेजेस होते हैं, यस, ये कितना पैसा एडवांस में ले लेते हैं? वो जनरली एडवांस में 1 सेमेस्टर का 2 सेमेस्टर का ले लेते हैं सर। तो आपका टोटल कितना कॉलेज ने पैसा एडवांस में लिया हुआ था अदर देन फर्स्ट सेमेस्टर? यस सर, मैं 3,74,000 टोटल दिया था कॉलेज को। यस सर, ये 3,74,000 कितना मतलब ये पूरे कोर्स का पैसा था या? नो, टोटल कोर्स फीस था 9 लाख का, 2 साल का। ओके, तो उनका एक स्लैब रहता है, इस डेट में इतना देना है। तो ये 3,74,000 में कितने सेमेस्टर्स आपके केटर्ड थे? आप बोल सकते हैं सर, लाइक 2 सेमेस्टर, जिसमें से आप एक ही सेमेस्टर कर पाए पूरा। हाँ। तो एक सेमेस्टर का एक्चुअली देखा जाए तो आपने पैसा ज़्यादा दिया हुआ है। जी, जो कि आज तक आपको वापस मिला नहीं मिला। और जो बाकी का आपने लोन टोटल कितने का उठाया था बैंक से? बैंक से सर 2.42 लाख का। 2.4 लाख का? हाँ सर, जो कि फिर एक्यूमुलेट होके इंटरेस्ट वो बहुत बड़ा अमाउंट में पहुंच गया, 4,64,000 में पहुंच गया। तो फिर बैंक से मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया। डबल हो गया।
क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन था सर, 11% में लोन मिला था, एजुकेशन लोन। तो इट वाज मूविंग इन अ वेरी फास्ट स्पीड। ओके, वो होके 4,64,000 हो गया। फिर मेरा सारा सेविंग्स ड्रेन आउट हो गया था। एंड कैसे मैं, क्योंकि फिर बैंक का, हमें ऐसे लोग नहीं थे, मेरा भाई ब्रदर एंड सिस्टर सब लोग एजुकेशन लोन में ही हम लोग पढ़े, क्योंकि फादर का पेंशन उतना ज़्यादा नहीं था। इट्स अ वेरी ओल्ड रिटायर है ना, 90 का रिटायर है। तो OROP बना 2016 में, कि एटलीस्ट अभी पेंशन थोड़ा आएगा तो थोड़ा सेविंग हो सकता है। हाँ, बट देखिए उनका तक मतलब लक इतना ख़राब है, जिस दिन उनका पेंशन आया बढ़ के उसी टाइम उनका डिटेक्ट हुआ कि कैंसर है। मतलब जब उसके बाद भी सारी तनख्वाह उनकी जो सेविंग्स थी, पेंशन थी, सब कुछ उनके ट्रीटमेंट में ही चलता रहा। सब कुछ सर। सो ये जो आपने बताया कि जैसे अराउंड 3,74,000 आपने उनको पे कर दिया था, जिसमें से एक सेमेस्टर का पैसा उन्होंने आज तक आपको वापस नहीं दिया है ना, और बैंक का लोन ऑलमोस्ट डबल हो गया था। यस सर। है ना, और बैंक ने भी आपको कुछ सपोर्ट एक तरह से नहीं दिया इस चीज़। बैंक के पास भी मैं जाता था सर, उनके पास भी, उनको भी गुहार लगाता था कि देखिए ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ। लेकिन दुख की बात है सर, वो बोल रहा है कि हर डिफ़ॉल्टर लोन वाला एक स्टोरी लेके आता है। अच्छा। ओके, तो वो भी इस कान से सुन के इस कान से निकल देता है। इस पूरी प्रतिक्रिया में आपने अपने फादर के डॉक्यूमेंट्स अपने कॉलेज में भी दिए थे? यस सर। और बैंक को भी दिए थे? यस सर, बैंक को भी दिए थे। ये पूरा अपने उनके खाते में डाल चुके थे आप? जी सर। और आपने अपने जो डायरेक्टर थे आपके कॉलेज के, जी उनको भी ये सब चीज़ें आपने हैंड ओवर कर दी थी? यस सर, इन्फॉर्म किया। उन्होंने भी देखा था? जी सर। सो वो सब समझते हैं, बोले कि हम जानते हैं तुम्हारा जेन्युइन केस है, बट करेंगे कब करेंगे, कुछ ऐसा कुछ, मतलब इसको मिलो उसको मिलो, मेरे को दौड़ाते ही रहे। मतलब एक किसी का दिल एक नहीं, मतलब ऐसा एक कंडीशन में सर, जहाँ पे एक सोल्जर ऐसे परेशान, मतलब उसका फैमिली ऐसा परेशानी में है, एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड में पिताजी भी खुद, मतलब लाइक ही वाज इनटू द लाइक लाइफ सेविंग का बहुत मतलब करते थे कि जो ड्राइव होता था ना सर, कभी कहीं पे बाढ़ आ गया तो वो करते थे, ह्यूमैनिटेरियन एड देते थे। अभी जब भी सोल्जर का ज़रूरत है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, लिख रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि हमारा पॉलिसी नहीं है रिफंड का, बट एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड से तो आप कर सकते हो। मेरा प्रश्न ये है कि क्या कभी कॉलेज के अथॉरिटीज़ ने आपको किसी बेसिस पे ह्यूमिलेट किया सर? किस तरह, आप थोड़ा विस्तार में बताएंगे? यस सर, आई विल डेफिनेटली टेल दैट। जब भी सर इसी बीच सर लेटर SOH से एक ये मेरे पास है ये सर। फिर ये चीज़ मैं SOH को बताता हूँ कि ऐसा है मेरे को कॉलेज। SOH इज सपोर्ट आवर हीरो ऑर्गेनाइजेशन सर। ये सर देखिए, ये जो लेटर है ये SOH को एड्रेस होता है, कॉलेज को एड्रेस होता है, प्रोफेसर प्रताप चंद्र विश्वल, जो डायरेक्टर है अभी। तो अभी डायरेक्टर मतलब कि आपकी जिनसे इंटरेक्शन हो रही थी वो कोई और डायरेक्टर थे? हाँ सर। तो मतलब डायरेक्टर भी बीच में चेंज हो गया। तो प्रीवियस जो पहले वाले डायरेक्टर ने आपको बोला था वो कि बच्चे डोंट वरी, हम सब कुछ कर देंगे, फिर आपका क्योंकि डायरेक्टर चेंज हो गया तो कहानी फिर दोबारा फिर मेरे को जाके फिर से बोलना रिक्वेस्ट कर। जो नए डायरेक्टर आए थे उनकी क्या प्रतिक्रिया रही सर? क्या बताऊं सर, वो ह्यूमिलेट करा आपको? ये सर, इतना मेल 4 मेल में दिया उनका। हमेशा फ़ोन करता था मैं उनका, जो वो बोलते कि PA के भाई आओ। ओके, PA हैं वहाँ पे, एक मैम है ब्लेशी मैम, तो उनको मैं फ़ोन करता था, सुनील मैं बिज़ी हूँ, तुमको कॉल बैक करता हूँ, लेकिन कभी कॉल बैक नहीं किया। मैं बोला कि मेरे को एक बार बस डायरेक्टर सर से मिलना है, जो अभी जो प्रताप सर आए हैं। तो आपने मेल्स भी बनाए? मेल भी बनाए, डायरेक्टर को मेल बनाए, बट उसका आपको कभी रिप्लाई नहीं आया? कभी रिप्लाई, एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आया? नहीं, एक्नॉलेजमेंट नहीं, पूरा इग्नोर ही कर दिया वो मेल, जैसे कि वो मेल वो देखे ही नहीं सब। लेकिन सब पढ़े हैं। इस केस में कभी कोई जिला सैनिक बोर्ड से या जैसे आपने SOH के बारे में जिक्र करा है, ऐसा ही कभी कोई हमारी फौज की बोर्ड ने कभी आपके कॉलेज को कुछ लिखा? यस सर, आई एम टेलिंग SOH सपोर्ट आवर हीरो ऑर्गेनाइजेशन ने सर हमारा बहुत मदद किया। ओके, ये जो 2 जून वाला लेटर है ना, ये सर एक्चुअली गेम चेंजर साबित हुआ।
इतना होने के बाद जब भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, कर्नल आर डी शर्मा सर का ये जो लेटर है, फिर ईमेल होता है, लेटर जाता है, तो इमीडिएटली नेक्स्ट डे मेरे को रिप्लाई, जो मतलब थ्रू आउट द टाइम कभी रिप्लाई नहीं कर रहे थे मेल का, वो फिर हाँ भुवनेश्वर, हाँ मैनेज जो नया डायरेक्टर, यस, अच्छा, उन्होंने आपको रिप्लाई बनाया? हाँ, फिर रिप्लाई दिया कि सुनील यू वांटेड टू मीट डायरेक्टर, अच्छा यू का कौन सा तारीख में अवेलेबल है, आज आके मिल सकते हैं, तो वो एक डेट देते हैं, अपॉइंटमेंट देते हैं, तो उसी डेट को मैं फिर रिप्लाई करता हूँ कि हाँ मैं उसी डेट में आऊँगा। मैं तो आप उनसे अभी मिले हैं? यस सर, तो अभी क्या लेटेस्ट क्या स्टैंड है? यस सर, बट डायरेक्टर सर ने मेरे को कभी मीट नहीं किया। उन्होंने बोला कि हमारा जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं वो आपसे मिलेंगे, तो मैं उनसे जाके मिला। उन्होंने जिस दिन मेरे को 11 बजे का टाइम दिया था, मैं जाके पूरा साफ 11 बजे पहुंच गया था, लेकिन मेरे को 1 घंटा बिठाया गया कि अब वेट करो। ओके, फिर जब मैं मीट स्टार्ट करता हूं तो मेरे को बोलते हैं कि अच्छा एक स्टूडेंट हो सुनील, अच्छा तुम्हारा ये केस हम सब पूरा डिस्कशन किए हैं, सब कुछ किए हैं, लेकिन हम आपको रिफ़ंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? नहीं, हमारा पॉलिसी में नहीं आता है। तो वो बोला कि ये नेवी वाला बात, अच्छा तू, उनको वो बात खटक रहा था कि तुम हमारे पास क्यों नहीं आए पहले। मैं बोले सर आया हूँ, बहुत बार आया हूँ, तो तुम सरकार के पास क्यों गया? एंड ये अभी ये जो ऑर्गेनाइजेशन से मैं वो बोल रहे कि मतलब वो बात उनको खटक रहा था कि मैं पहुँच गया हूँ कोई ऑर्गेनाइजेशन के पास। तो बोला ये एजेंसी को तुमने क्यों पकड़ा है? आपने ये एसओएच का लेटर मेरे साथ शेयर करा है। इसमें एसओएच ने इसको कॉपी करा था डायरेक्टरेट ऑफ नेवल वेटरन्स को भी और राज्य सैनिक बोर्ड को। इस लेटर को आप गेम चेंजर बताते हैं। इसके बाद आपको पहली बात तो फौज के इंस्टीट्यूशन से सपोर्ट मिला? यस सर, आपको they all tried at their levels to reach out to the college they mailed, they tried to telephone the, अच्छा कॉल भी करे उन्होंने पर्सनल लेवल पे? यस सर। अच्छा, या बट आई मीन कोई रिस्पॉन्स नहीं। बट आपकी जो आपके चीफ एडमिन ऑफिसर के साथ मीटिंग हुई, यस सर, जिसके बारे में आपने जिक्र करा अभी, उसमें इन ऑर्गेनाइजेशंस का काफ़ी आप मानते हैं रोल रहा, चाहे वो सपोर्ट आर हीरोज थी, चाहे राज्य सैनिक बोर्ड था, चाहे डायरेक्टरेट ऑफ नेवल वेटरन्स थे, एंड आपको लगा कि इनके प्रभाव की वजह से एटलीस्ट वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो आज तक बिल्कुल चुप बैठी थी, वो आपको शायद सुनने के लिए रेडी हो गई। जी। बट अंततः फाइनली रिजल्ट तो लगता कुछ नहीं मिला अभी तक? नहीं, कोई रिजल्ट नहीं मिला। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में पूछूं आपसे, जी सर, ये जो आपका फाइट है, आपका जो युद्ध है या फाइट है, जी, इसका सारांश क्या है? क्या इसका मुद्दा है सिर्फ आपका एक सेमेस्टर का जो पैसा उस ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पे रखा हुआ है उसको वापस लेना है, या मुद्दा कुछ इससे ऊपर बढ़कर है? मेरा मुद्दा है कि ये सर लाइमलाइट में आए, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, देयर शुड बी अ रूल, एक AICTE का इसमें एक रूल होना चाहिए कि जैसे हमारा जैसा केस, वैसे मैं रिसर्च कर रहा था, कुछ 32% ड्रॉप आउट है। आई मीन सर, स्टूडेंट्स लोग फाइनेंशियल हार्डशिप या कोई भी कारण से पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो एक प्रोविज़न होना चाहिए कि इन दिस केस एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड से एक पॉइंट होना चाहिए कि ऐसा केस होता है तो कॉलेज को रिफ़ंड कर देना चाहिए ऑन अ ह्यूमैनिटी ग्राउंड। ओके, जैसे मेरा केस तो काफ़ी लंबा वाला केस है और बहुत दिन से मेरा फाइट था। अभी आप रिसेंटली एक बालाशोर वाला एक सोमेश्वरी BC है, मेरा स्टेट से ही है जी। इत्तेफाक का बात है सर, जिस दिन उनका डेथ हुआ 14 जुलाई, उसी दिन मेरा जन्म हुआ, मतलब आई गॉट अ रीबर्थ ऑन दैट डेट। क्योंकि ये रीबर्थ मतलब आपको तो मैं बता रहा हूँ सर, पैदा हुए काफ़ी वक्त हो चुका है सर, क्योंकि मेरा सिचुएशन वो लोन के वजह से मतलब बहुत ही मेरे को परेशानी झेलना पड़ा, क्योंकि लोन उस टाइम बैंक लोन नहीं दे रहा था ना। गारंटर मेरा अंकल गारंटर थे। ओके, तो अंकल का बेटी का एडमिशन था, तो उन्होंने मेरे को फिर प्रेशर डाला, बैंक से भी प्रेशर आता है, अंकल से भी प्रेशर, डेली कॉल आता है कि तुम क्यों नहीं गए, तुमको हमने मदद किया, तुम्हारा गारंटर बने,
अभी तुम्हारा जिम्मेदारी है ना, तुम लोन क्यों क्लोज नहीं कर रहे? मैं बोला कि अंकल देखिए, ऐसा आप तो जानते हैं पिताजी का ऐसा हुआ है, मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, मैं कर दूंगा। नहीं, टाइम बहुत हो गया, तुम इसको क्लोज करो जाके लोन। मतलब बहुत, मतलब फिर क्योंकि उनको भी एडमिशन, उनका भी गलती नहीं है, उनका भी एडमिशन था। तो ये 14 जुलाई वाला सर जो डेट है ना, उसी दिन मेरे को ये मैं लोन क्लोज कर पाता हूँ विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट आवर हीरो। और मेरा भाई बहन से मैं लोन लेता हूँ, या लेके मैं उसको जो 4,64,000 है जो उसको मैं क्लोज करता हूँ, ये लेटर है। तो इत्तेफाक हमारा वो जो सोमेश्वरी बीसी वाला जो मैं बोल रहा हूँ ना, बालासोर का जो, उन्होंने भी सारे पेपर में आया था अभी एक न्यूज़ में कि किसी एक ने सुन लिया होता ना इनका बात, तो सोमेश्वरी बीसी आज हमारे बीच में होती। आई मीन सेल्फ इमोलेशन नहीं होता। उस केस का आपके केस से क्या रिजेम्बलेंस है? बात सुन लेता ना, मतलब उनका भी कोई नहीं सुने, वो भी वही सेम एजुकेशन, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी टैग किया था। मैं भी हायर एजुकेशन के पास गया था ग्रीवेंस लेके। उन्होंने उनका एचओडी से भी बात किया है कि मेरा जो लेक्चर है मेरे को फेवर मांग रहे हैं, फेवर। तो उनका एचओडी भी हमेशा प्रूफ मांगते थे कि क्या प्रूफ है। तो उनका बात कोई सुना नहीं। तो फिर उन्होंने जो इतना एक्सट्रीम स्टेप ले लिया, हाँ ये सर, है ना, आपकी ज़िंदगी में क्या आपने कुछ ऐसे एक्सट्रीम स्टेप की तरफ आपने, ये सर, आप आगे बढ़े थे क्या? ये सर, मैं ऑलमोस्ट लाइक वही, जैसे मेरे को लगा कि ये दुनिया अभी रहने का लायक नहीं है, क्योंकि एक तो लोन का बर्डन था, बैंक से भी नोटिस आता था, अंकल का कॉल, मेरे को कोई मतलब लग रहा था कि मैं कैसे इतना कम टाइम में इतना अमाउंट कैसे मैं मतलब जो ये कर सकूं, अरेंजमेंट कर सकूं। तो मैं भी रेलवे ट्रैक में गया था सर 3 जुलाई को। फिर इस 3 जुलाई को? ये सर, ये रिसेंट 3 जुलाई को, ये सर। बट उस टाइम मेरे को लगा कि यहाँ पे मतलब और कुछ चारा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ओके, फिर मेरे को मेरा पिताजी का वर्ड्स याद आता था, क्योंकि लास्ट स्ट्रगल में वो जो ओरल कैंसर का जो मेडिसिन लेते थे ना, इट वाज वेरी पेनफुल। तो वो बोलते थे कि तुम एक काम कर मेरे लिए, मेरा जो लास्ट यूनिट है उनको लिख के मेरे को एज ए ह्यूमन बॉम्ब यूज़ करे। मैं ऐसे तड़पते नहीं मरना चाहता हूँ। आई जस्ट वांटेड टू, मेरा जो मतलब देश के लिए कुछ 4-5 आतंकवादी को जाके मार के ही एक मतलब ये करके मैं मर जाऊँ, वो बेहतर है। मेरा नाम मतलब आ जाएगा ये में कि ऐसा शहीद हुआ। ऐसे तड़पते नहीं मरना चाहता था। तो मेरे मतलब एक ओवरऑली मेरे को उनका चेहरा याद आया उस टाइम, पिताजी का। ये ट्रैक पे आप चले गए थे? ये भुवनेश्वर में सर। भुवनेश्वर में आप रेलवे ट्रैक की तरफ बढ़ चले थे? ये सर, अब मैं 3 जुलाई का आपने जिक्र करा। ये सर, 3 जुलाई का। क्या करने वाले थे आप उस दिन? क्या वक्त था? वो आफ्टरनून, बारिश हो रहा। मुझे वहाँ उस समय ले जा सकते हैं अपने साथ? 3 जुलाई के दिन में ये सर, क्या वक्त हो रहा था? आपका दिमाग में क्या चल रहा था? मैं सर रो रहा था सर। रिलैक्स। 3 जुलाई का सर, मैं कभी 2 डेट सर लाइफ में कभी नहीं भूल सकता मैं। 3 जुलाई 2025 एंड 14 जुलाई 2025। तो मैं जो जैसे बताया कि ऑलमोस्ट मैं जाने वाला ही था। मैं सोच लिया था कि मेरे को कोई होप नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे कर सकूं, मतलब इसको कैसे लोन क्लोज कर सकूं। तो उस दिन वो पापा का याद आया, पापा का जो लास्ट वर्ड मेरे को याद आया। जिंदगी में कितना मुश्किल आएगा, लेकिन कभी नेवर गिव अप, हमेशा फाइट करते रहना। क्योंकि मैं देखा हूँ पिताजी का लाइफ, कभी पैसे के लिए पैसे हमेशा उनके पास सेकेंडरी था। कोई भी मदद के लिए आता था पैसा ले तो मतलब हेल्प करते थे हमेशा। भाइयों को पढ़ाया। मेरे चाचा बोलते हैं तुम्हारा पिताजी अगर नहीं होते, अभी वो भी इंजीनियर हैं, तुम्हारे पिताजी नहीं होते तो आज हम देखते मार्केट में सब्जी बेच रहे होते। ओके, क्योंकि जब भी उन्होंने रिटायरमेंट करके आया 1990 में, 1990 में, ही इज़ द ओनली। उस टाइम पैसे का वैल्यू बहुत ज़्यादा था।
ओनली द अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। जी। मेरे दादाजी किसान थे, उनके पास उतना मतलब साधन नहीं था कि मेरा पिताजी लोग 6 भाई 3 बहन थे, तो सब मतलब बुआ लोगों का शादी किया, फाइनेंशियल क्रंचेस ये सब भाई लोगों को पढ़ाया, छोटे छोटे थे सब लोग। तो वहाँ पे रेलवे ट्रैक में कहीं ना कहीं आपके पिताजी, मेरा पिताजी का जो शायद आपके साथ फिजिकली अवेलेबल नहीं थे, पर उनके थॉट्स ने आपको Yes, sir. वो स्टेप लेने से रोका। ये प्लस ऐसा उस टाइम वो तो मेरे को क्योंकि मैं काफ़ी आधा घंटा करीबन वहाँ पे रुका, तो वहाँ पे जो नियर बाई लोग थे, क्योंकि मैं रो रहा था तो क्या करूँ क्या, मतलब उनको सबको डाउट भी हो रहा था, कोई जा रहा था कि ये कुछ तो गड़बड़ है जी। फिर उसी बीच अचानक कर्नल आर डी समा सर का कॉल आता है, सपोर्ट और हीरो। तो उन्होंने बोलते हैं कि सुनील ऐसा नहीं करना, अब आपको कोई मतलब ये स्टेप नहीं लेना है, बी ब्रेव, हम आपके साथ खड़े हैं। अब हम लोग आप 3 लाख के अमाउंट में पहुंचो, कैसे भी करके 3 लाख तक पहुंचो, बाकी का जो अमाउंट है हम लोग देख लेंगे। ओके। उसी बीच गौरव सर का भी कॉल आता है, सपोर्टर हीरो का जो गौरव सर का भी कॉल आता है। उसके बाद बोले सुनील डोंट वरी, ऐसा नहीं करना है, तुम कैसे भी अरेंजमेंट करो 3 लाख का, यू गो विथ, मतलब एक मेरे लिए एक वे बना दिया कि कैसे मैं अपना टारगेट में पहुंच पाऊँ, है ना। आप वो, और ये 3 जुलाई से लेकर 14 जुलाई के बीच में सब कुछ अरेंज कर दिया गया। 10 दिन के अंदर सर पूरा पैसे मतलब अरेंज हो गया, सब कुछ हो गया। तो फाइनली मैं 14, ये जो डेट है ना सर, 14 जुलाई को जाके मैं लोन क्लोज करता हूँ। ओके। एंड वहाँ पे मैं जो ब्रांच मैनेजर थी उनको भी उनको पैर छोड़ के नमस्ते करता हूँ, वो कि मैडम थी, तो बोलता हूँ कि मैम आपने धन्यवाद, मेरे को एक लोन बर्डन से मैं अभी बच गया। मतलब अभी फाइट कॉलेज के साथ तो है, आई मीन एक मतलब वो अभी भी एक्टिव है कॉलेज के साथ फाइट। आई मीन कभी हाथ नहीं छोड़ा, सपोर्टा और हीरो ऑर्गेनाइजेशन ने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। उसके बाद भी कैसे मेरे को जस्टिस मिले, उन्होंने कंटिन्यूसली, मतलब मैं भी अगर नहीं करो फॉलो, क्या हुआ तुम्हारा कॉलेज से कोई रिप्लाई, एनी स्टेटस, गौरव सर किस मिट्टी से बने हैं सर, जो मैं बोल रहा था ना, किसी ने बोला था कि दिल्ली के लोग का मतलब दिल बहुत बड़ा है। हाँ, सर ने प्रूव कर दिया। ये सर, दिल्ली के लोगों का दिल बड़ा है। हाँ, मतलब एक बोला, दिल्ली के तो हम भी हाँ सर, मतलब बोला जाता है कि इसे दिल्ली दिल वालों का शहर है ना, दिल बहुत बड़ा है। तो सर ने, आजकल बाढ़ में डूब रही है दिल्ली। यस सर, वो तो है सर, बट मतलब हमारे लाइफ में जो कंट्रीब्यूशन दिया है सपोर्ट और हीरो ऑर्गेनाइजेशन में, मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। देखिए सपोर्ट और हीरोज के साथ हम भी, आई कैन अंडरस्टैंड, यस सर, इट इज एक्चुअली अ रीबर्थ। अगर आप उस कगार पर पहुंच गए थे जी सर, कि आप अपनी जिंदगी, उन्होंने सर अगर एश्योरेंस नहीं दिया होता ना, खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, मैं ऑलमोस्ट मैं स्टेप ले लिया था। ओके, ऑलमोस्ट ले लिया था स्टेप। ओके, बट पिताजी का वो लास्ट वर्ड कि मेरे को बॉम्ब यूज करे जाके मैं 4-5 आतंकवादी को मार के ही मर जाऊं, तो कितना मतलब हमारा देश का मतलब एक ऋण भी है। कल अगर फाइट होता है, आई मीन वी आर ऑलमोस्ट इन द थ्रेशोल्ड ऑफ वॉर, कि हम चारों तरफ से दुश्मन से घिरे हुए हैं। हो भी हो सकता है कि हम लोग, मतलब एक जान का कीमत कितना है, हो सकता है। मैं हमेशा ये मतलब सुनता हूँ कि जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में जापान का सोल्जर्स, वो सामुराई लोग इतना मतलब तंग किए थे पूरा यूएस को, पूरा लाइक जो सबमरीन्स में यूएस का शिप्स में वो लिखते थे, मतलब इतना। मैं भी खुद सर एनसीसी में, मेरा कॉलेज में एनसीसी था, मेरा सीनियर डिवीज़न आर्मी विंग। मेरा देश का काम आए, मेरा जो नॉलेज है, मैं सेल्फ लोडिंग राइफल में भी नंबर 1 था। आई मीन सर 202 में भी फायरिंग किया हूँ, सेल्फ लोडिंग राइफल एसएलआर का भी फायरिंग किया हूँ। उसमें मेरा फायरिंग जो 300 मीटर का रेंज होता है ना, उसमें भी मेरा टॉप। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाया हूँ, बट अगर एक दिन कॉल आएगा, अभी भी आई एम फिट सर, बीइंग ए सोल्जर सन। मैं अभी भी, मैं दिल्ली तो आया हूँ, आप अगर बोलेंगे कि तुम जाओ फॉरवर्ड एरिया में, मेरे को अपॉइंट करिए विदाउट एनी वेजेस, आई एम रेडी टू स्टैंड एट द। That's very nice of you. Yes, sir. हमें हमेशा रिजर्व फोर्स में हम भी हैं। Yes, sir. और हमारे भारतवर्ष के ऊपर जब भी किसी एनिमी की गलत आंखें पड़ेंगी, yes, sir. तो मैं छोड़ेंगे नहीं सर, आपके जैसे लोग ही हमारे देश को और मजबूत बनाते हैं।
देखिए हाँ, ये सोच है, ये yes, sir. सोच ही हमारे को पहले से ही मजबूत कर देती है Yes, sir. और हमारी एनिमीज को वहीं तहस नहस कर देती है। वी हैव टू सर, क्योंकि हम लोग हमेशा जापान का देते हैं एग्जाम्पल कि कितना देर ऑल आर स्टेट्समैन, दे आर वेरी पैट्रियोटिक, यू नो। लास्ट में वो पूरा जाके आई मीन लाइक जो फाइटर पायलट को जाके ना यूएस का सारा जो कंटेनर को या जो स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल वाला जो शिप होता है वो सारा को डिस्ट्रॉय कर देते थे। अब खुद जाके वो आई मीन लाइक जो फाइटर प्लेन को जाके उसमें बॉम्बार्ड करके खुद मर जाते थे, सामुराई बोल के मैं पढ़ा हूँ कहीं पे बुक्स में। वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छी चीजें पढ़ी हैं। मेरे को कल भी आज भी अभी भी बोलेंगे सर आई गो। मेरे को मेरा मातृभूमि का ऋण भी चुकाना है सर। चाहे हमारा कॉलेज ने इनजस्टिस किया है, एजुकेशन सिस्टम ने, बस इसी देश का पानी पवन आज हम लोग इतना बड़े हुए हैं, कभी भी जरूरत होगा देश को पहले हम जाने वाले फर्स्ट पर्सन हो गए। मैं अगर जितना समझ पा रहा हूँ जी सर, आपकी बातों को समझ कर जी, आप काफ़ी भावुक हुए, इमोशनल बर्स्ट हुआ जी। आई कैन टोटली आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट टू द सिनेरियो कि आप जब मेरे को आपने टेलीपोर्ट करा उस रेलवे ट्रैक पर, एंड आई एम श्योर मेरी टीम भी आपसे कनेक्ट कर पाएगी। जी सर, जी। हमारा यहाँ पे जो मुद्दा है वो वहाँ से हमें भटकना नहीं है। नहीं सर, एक फाइट मैं उस मुद्दे के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक सो कॉल्ड सन ऑफ अ सोल्जर है, सोल्जर की तबीयत खराब होती है, उसे कैंसर होता है बिकॉज ऑफ प्योरली दैट पर्टिकुलर रीज़न, जो कि बिल्कुल जेन्युइन रीज़न है। उसकी वजह से द सन ऑफ दैट सोल्जर इज़ नॉट एबल टू कंटिन्यू हिज स्टडीज़, जिसके लिए उसने ऑलरेडी 1-2 सेमेस्टर्स का पैसा पे करा है, राइट। एंड आपकी पूरी दैट मीन्स आपकी पूरी इंटेंशन है कि आपको पूरी पढ़ाई करनी है। आपने लोन भी 9 लाख का लिया, मतलब आपने एक पूरे टोटल सारे 6 सेमेस्टर्स का अपने पर्सपेक्टिव एजेंडा लेके आपने लोन भी अप्लाई करा है। सो आपकी जितनी कड़ियाँ मैं जोड़ पा रहा हूँ बिल्कुल सही जुड़ रही हैं जी सर। कि एक बच्चा है, वो बी स्कूल में जाना चाहता है, उसका कैट एंड जैट स्कोर भी अच्छा है, वो एक रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन लेता है, उसके पैसा पे करता है, उसके लिए उसको लोन लेना पड़ता है। बीच में उसके पिताजी का एक इवेंचुअलिटी बोल लें या एक मेडिकल इमरजेंसी, किसी को भी हो सकता है, कैंसर किसी के साथ भी हो सकती है, राइट। और उसकी वजह से वो एक दूसरी रोड मैप पे उसको चलना पड़ जाता है, जिसके लिए वो पहले प्रिपेयर्ड नहीं था। फाइनेंशियल क्रंचेस आते हैं, डिफ़िकल्टीज आती है, इमोशनली भी एक मेंटल बैलेंस भी आदमी का बिगड़ जाता है। कई डिसीजंस लेने पड़ते हैं जहाँ पे आप जो पहले अपनी पढ़ाई परस्यू करना चाहते थे, आज आप वो नहीं करके अपने फादर की सेवा कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही बात भी है। मैं भी ऐसा मानता हूँ, जैसे आपने पहले कहा भी कि पढ़ाई बाद में भी करी जा सकती है, बट आपके पिता की हेल्थ का कंसर्न उसी समय इमीडिएटली आपको देखना ही पड़ेगा। यस सर। अब उसके बाद आप अपने पिता को खो देते हैं, या तो आप वापस पढ़ाई कंटिन्यू करा जाए, आपके करवाया जाए, या आपके पैसे रिफंड किया जाए। दो ही मुद्दे बनते हैं। इसमें आप अपने कॉलेज को अप्रोच भी कर रहे हैं, कॉलेज आपको कोई सहारा नहीं दे रहा, आपको जो आपका जेन्युइन केस बनता है उस केस को समझने की कोशिश नहीं कर रहा। एक डायरेक्टर से दूसरा डायरेक्टर चेंज हो जाता है, दूसरा डायरेक्टर बिल्कुल ही अलग लेवल पे आपको ही इज जस्ट टोटली टर्निंग अ डेफ ईयर रिगार्डिंग योर इमीडिएट रिक्वेस्ट। उसके बाद आप सही तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आप गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व करते हैं, अंडर सेक्रेटरी से लेटर्स भी बनवाते हैं, फिर आप कॉलेज को अप्रोच करते हैं, कॉलेज बोलता है कि भाई तुम्हारा उससे कुछ लेना देना नहीं है, जो हमने बनाना था हमने गवर्नमेंट को बना दिया है, उनको नहीं बताएंगे हम क्या। फिर आप ऑर्गेनाइजेशंस के पास हाथ पैर जोड़ते हैं, सपोर्ट और हीरोज के पास जाते हैं, वो लोग राज्य सैनिक बोर्ड के साथ बात करते हैं, डायरेक्टर ऑफ नेवल वेटरन्स, जो क्योंकि आपके फादर नेवी से रिटायर्ड थे, उन लोगों का फाइनली आपको कुछ सपोर्ट मिलता है एक्चुअल सेंस में। उसके बाद भी आपको ह्यूमिलेशन मिलता है कि तुम हमारे पास पहले क्यों नहीं आए, राइट। सो जो मुझे निचोड़ इसका निकल के आ रहा है, जो समझ आ रहा है, जैसे आपने उड़ीसा के एक और केस के बारे में बताया, जो आज हमारे दर्शक, हमारी पूरी आवाम, हमारा पूरा हिंदुस्तान जानता है, वो एक्सट्रीम स्टेप लेने के बाद उसके बारे में दुनिया को पता चला,
जी सर। स्टेप आप भी ले रहे थे। जी सर। अगर आपने वो स्टेप उस दिन ले लिया होता तो शायद आज आप हमारे साथ बैठे नहीं होते। नहीं होता सर। भगवान की कृपा है, उस परवरदिगार का आपके ऊपर एक क्या कहें, एक आपके पास ब्लेसिंग्स थी। जी सर। वो शायद चाहता था कि आप आगे के लिए आवाज़ बने, जी। अपनी खुद की आवाज़ बने या अपने जैसे ऐसे और सफ़रर्स की आवाज़ बने। जी सर। हमारा मुद्दा हमेशा यही रहना चाहिए कि हमें एक पॉजिटिव अप्रोच अपनी लाइफ में बनानी है, चाहे वो हमारे लिए हो, चाहे वो हमारी बाकी की जनता के लिए हो। यस सर। एजुकेशन सिस्टम से जो मुझे समझ आया है, आपकी एक ही दरखास्त है, एक ही रिक्वेस्ट है कि ऐसे जेन्युइन केसेस में जी सर, जितनी गुरु दक्षिणा बनती है वो दे दी जाए, जितनी गुरु दक्षिणा नहीं बनती है उसको वहीं स्टॉपेज मिलना चाहिए, वो बच्चों को रिटर्न कर देनी चाहिए। बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ केसेस ऑफ फॉल आउट्स प्राइमली बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्रंचेस, फाइनेंशियल इश्यूज, फाइनेंशियल बर्डन्स, जो कि बिल्कुल सही है। यस सर। ऐसा कोई एक एजेंसी होना चाहिए जो ऑडिट कर सके, एंड उस एजेंसी के ऑडिट, जैसे आपने तो अंडर सेक्रेटरी से लेटर्स बनाया, उन लेटर्स या उन ऑडिट का ऐसे कॉलेजेस, चाहे वो IMI भुवनेश्वर हो, चाहे वो कोई और कॉलेज हो, उनको उनकी बात सुननी ही चाहिए। यस। ये कोई एक लोकल पॉलिसी नहीं बननी चाहिए कि हमारी पॉलिसी नहीं है। ये एक प्रोमलगेटेड पॉलिसी होनी चाहिए एंटायर इंडियन कॉन्टिनेंट में, जहां हमारी सरकार एक सोच के साथ काम करती है। यस सर। राइट। ये केसेस मेरे ख्याल से आगे बढ़ते रहेंगे। ये केसेस रुकेंगे नहीं जब तक हमारी सरकार इस पर विचार ना करे, इस पर कोई सहमत एक डिसीजन नहीं ले। यस सर। मेरे ख्याल से, मेरे अंडरस्टैंडिंग से ये वक्त आ चुका है कि हमें एक सहज से जी सर, एक सर्टन गाइडलाइंस पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो कि प्रोमलगेट भी हों और जो कि सारी ऑर्गेनाइजेशंस उनको फॉलो भी करें। यस सर। ये हैंड इन हैंड होना चाहिए। यू आर राइट। राइट। यस। अगर हम उस अप्रोच को आगे लेके बढ़ेंगे तभी आपके जैसे बच्चों का उद्धार भी होगा और आप आगे का रोड मैप भी सही तरीके से चला पाएंगे। यस सर। देखिए, वी ऑल हैव राइट टू लिव। You're right, sir. Right? We all have right to live. And I think सुसाइड करना या सुसाइड तक के लेवल तक पहुंचना एक बहुत एक्सट्रीम सर्कमस्टांस है। Yes, sir. एक बहुत एक्सट्रीम सिनेरियो है जब आपकी ज़िंदगी में ऐसे पहलू आ जाते हैं कि आप एक रेलवे ट्रैक तक पहुंच चुके होते हैं। जी। मैं तो वो प्रिज्यूम कर रहा हूं कि 3 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में जो आपके साथ एक सो कॉल्ड एक मिरेकल ट्रेल बना, Yes, sir. अगर ये नहीं होता, वो आपका लोन की भरपाई नहीं होती, जी, आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बना रहता, आपके ऊपर बैंक और प्रेशर डालता, यस, तो मैं सोच रहा हूँ कि और कितना एक्सट्रीम हो सकता था। यस सर। To some extent, I am also thankful to organizations like the Directorate of Naval Veterans, the Rajya Sainik Boards, and of course, Support Our Heroes, जो इस बात को सिर्फ समझे नहीं, उन्होंने महसूस भी किया कि इस बच्चे का टू सम एक्सटेंट हेल्प हो सके। हमें कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर लेनी पड़ेगी, जिसके फादर ने इस कंट्री को सर्व करा एज अ फौजी, एंड कहीं ना कहीं आपकी भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए कि जब ये ऐसे जेन्युइन केसेस आएँ, सिर्फ बातों से नहीं, एक एक्शनेबल सपोर्ट आपकी तरफ से एक्सटेंड होना चाहिए। हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं CSR के बारे में, ऐसे सोशल कॉजेज़ के बारे में, हमारा सच क्या है? क्या हम एक्चुअली में उस विचारधारा से कोई कार्य कर भी रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो क्यों सुनील के जैसे बच्चों को, सुनील जैसे बच्चों को इस मंच पर आना पड़ रहा है? क्यों हमारे बच्चों को इतने एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं? मैंने अपने इंट्रो में भी कहा था कि हमारे बच्चों की निजी ज़िंदगी में अब हमें एज पेरेंट्स देखना पड़ेगा। यहाँ पे तो सुनील के फादर उसके साथ नहीं थे, पर हम अपने बच्चों के प्रेशर्स को
हमें समझना पड़ेगा। और ये प्रेशर सिर्फ फाइनेंशियल प्रेशर नहीं होता, सोसाइटी में बहुत टाइप के प्रेशर्स होते हैं जो आप शायद मुझसे ज़्यादा समझते हैं। सुनील की आवाज़ को हमें आप तक पहुंचाना था। काफ़ी कुछ निचोड़ निकला आया है जिसमें हम कुछ एजुकेशन सिस्टम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ इंस्टीट्यूट से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ एक हम अपनी जनता, अपने दर्शकों से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं दैट अवेयरनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सुनील के बैचमेट्स ने उसको सपोर्ट किया है टू सम एक्सटेंट, बट उस सपोर्ट से बढ़कर हमें सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो वक्त अब आ चुका है। सुनील, एज अ सन ऑफ अ सोल्जर, जो मेंटल चैलेंजेस, फाइनेंशियल चैलेंजेस आपके साथ हुए, जी, आई एम श्योर ऐसे काफ़ी बच्चों के साथ, हमारी 140 करोड़ की पॉपुलेशन है जिसमें 65% आज हमारा यूथ है। यस सर। और मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों के पास फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं। यस। उन लोगों के लिए अगर आपको एक सटीक मैसेज देना है अपनी लाइफ के इन्फ्लुएंस से, यस सर। जो आपने इतना लंबा स्ट्रगल यस सर। करा है, उसके बाद भी आज आप हमारे साथ बैठे हैं, जी, तो ये मंच आपके लिए ओपन है, उन बच्चों के लिए, उस यूथ के लिए जो आपके जैसे स्ट्रगल्स के थ्रू जा रहे हैं। जी सर। कुछ मैसेज देना चाहेंगे? यस सर, आई वांटेड टू गिव अ क्लियर मैसेज। उड़ीसा का जो स्टूडेंट का जो डेथ हुआ ना सर, उनको गवर्नमेंट ने दिया 20 लाख का कंपेंसेशन। हाँ, कंपेंसेशन उनका पेरेंट्स को मिला। सोमेश्वरी वीसी का डेथ। लेकिन हमारा इंडिया में एक है कि जब तक जिंदा हो लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है। अभी मेरा सिर्फ 2.4 लाख का ही क्वेरी मतलब रिक्वायरमेंट था। अगर गवर्नमेंट ने दे देता तो मेरे को अभी लोन लेके लोन क्लोज नहीं करना पड़ता, जस्ट 2.4 लाख। बट मैं अगर सुसाइड के डेथ हो जाता मेरा, तो आई एम श्योर कि वो एक बिग केस हो जाता। एंड उसी टाइम पे भी पैरेलल चल रहा था सोमेश्वरी वीसी का। जिस दिन डेथ हुआ 14 जुलाई को, उसी दिन ही मेरा रीबर्न होता है, मेरे को लोन क्लोजिंग का एनओसी मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब है सरकार जब भी जिंदा है कोई, उसका देखना चाहिए एक प्रॉपर। सोमेश्वरी वीसी का डेथ के बाद उड़ीसा बंद होता है, 15 करोड़ का नुकसान होता है एक दिन का बंद में। तो मैं जो नेक्स्ट डे का पेपर में आया था 1500 करोड़ का नुकसान हुआ। तो 1500 करोड़ में वैसे स्टूडेंट का ग्रीवेंस के लिए एक गवर्नमेंट सपोर्ट बॉडी होना चाहिए जो कि इंस्टेंट काम करे, एक्शन ले एंड प्रॉपर गाइडेंस मिले, स्टूडेंट का काउंसलिंग करे, सो दैट किसी का जान बच सके। एक एक जान का कीमत बहुत ज़्यादा होता है, मतलब देश के लिए एक एक जान का कीमत, इट इज़ रियली अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए एक एक जान का। तो अभी कोई जिंदा है, उसका केस को प्रॉम्प्टली सॉल्व करना चाहिए। मेरा जैसा स्टूडेंट को नहीं मिल रहा है, तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो काम कर रहा है एक्टिवली। तो मेरे हिसाब से ऐसा बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, अभी वो पॉलिसी बनाना चाहिए। अभी वो टाइम आ गया है कि ये चीज़ को, अभी मैं भी न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, अभी काफ़ी फास्ट मूविंग है। लाइक जो सुसाइड वाला केस है, वो रेट्स आर वेरी हाई दिस डेज। इसके ऊपर सरकार तुरंत काम करना चाहिए। आई थिंक इट्स अ वेरी straight and a very positive kind of answer जो आपने दिया है। एंड आई एम नॉट टू श्योर कि ऐसा कोई ग्रीवेंस सेल अभी तक है या नहीं है। आपने बताया था आपने चीफ मिनिस्टर ग्रीवेंस सेल में लिखा था, है ना, बट उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ था। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मैसेज टू द एंटायर सिस्टम। एंड ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उड़ीसा के लिए लागू है जी। जिस तरह सुनील ने बताया कि 10th क्लास का बच्चा आउट ऑफ डिप्रेशन एक एक्सट्रीम स्टेप ले रहा है, वहाँ पे शायद उसको फाइनेंशियल क्रंच की भी इशू ना हुआ हो। सो अगर हमारे यूथ को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे सेल्स या ऐसी सब ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बनाएंगी जहाँ पे एक इमीडिएट रिस्पॉन्डर अवेलेबल हो, तो एक्सट्रीम सिनेरियोस बन सकते हैं। जिस तरह सुनील ने बोला कि शायद अगर वो एक्सट्रीम स्टेप ले लेता तो उसके नेक्स्ट ऑफ किन को कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता, बट मायने ये रखता है कि हम
कितनी कोशिश करते हैं कि हम उस इंसान को एक एक्सट्रीम स्टेप ना लेने दें. दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ आवर ऑब्जेक्टिव एंड फॉर द राइट टू लिव. ये सफ़र कभी ना कभी तो ख़त्म होना ही था. सो ये सवालों का आदान प्रदान चलता रहेगा. बट जाते जाते मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आपका आगे का सफ़र क्या लिखा है, क्या करना चाह रहे हैं आप? मैं अपना मार्केट रिसर्च में जो मैं जितना भी एक सेमेस्टर में जो सीखा था, मैं मार्केटिंग का एक मॉड्यूल था मिस्ट्री शॉपिंग. ओके, तो उसी को लेके मैं अभी बढ़ रहा हूँ. मैं आप काम कर रहे हैं? यस, आई एम वर्किंग. या आई एम वर्किंग एज अ फ्रीलांसर. सो मैं चल रहा है, जो डेस्टिनी है जहाँ तक ले जाएगा. आगे अगर आपको मौका मिले, यस सर, शायद अगर ये ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ये सुन रही हो जी, आपको आगे पढ़ने का अगर मौका मिले तो क्या आप पढ़ाई अपनी जारी रखेंगे? ये सर, अगर प्रोविज़न ऐसा है तो वो बाकी का जो सेमेस्टर्स है मैं जाके कर सकता हूँ. ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई एम ऑलवेज रेडी. सो माय मैसेज टू योर ऑर्गेनाइजेशन इज that if it is feasible, please look into the case of this particular boy and see if he can be reinstated back to where he left, and इसकी जितनी एजुकेशन बची हो, आप एक सोशल कॉज, एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज के नाम पर इस बच्चे को वो एजुकेशन दें, इसको अपने पैरों पे खड़े होने का एक और मौका दें. ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है, एक दरख्वास्त है. मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा सुनील कि आप यहाँ पर आए. आपने अपनी जर्नी, अपने फादर की जर्नी हम सब के साथ शेयर करी. एंड मैं यही चाहूँगा कि आपके आगे का सफ़र सफलता पूर्वक आगे बढ़े. आप और पढ़ाई भी कर सकें, आप और रिसर्च स्टडीज़ कर सकें, आप अपने पैरों पे और खड़ा हो सकें और आपको एक पर्पस मिले अपनी ज़िंदगी को आगे सही लय में चलाने का. This is a blessing from Commander Victor Mike to you. Thank you so and much, sir. हमारी तरफ से भी कुछ अगर पॉसिबल होगा, we will definitely try our best to extend our support to you. Would like to thank सुनील, जिसने हिम्मत जुटाई पहले सुसाइड ना कमिट करने की और फिर हम सब के साथ अपना सच शेयर करने की. देखिए, ये सब मायने रखता है क्योंकि सुनील की कहानी और पता नहीं कितने और स्टूडेंट्स की कहानी हो सकती है. और अगर हमने ये जिम्मेदारी नहीं उठाई कि हम इनकी आवाज़ बन सकें, इनके साथ सही समय पर खड़े हो सकें, तो शायद पता नहीं और कितने बेगुनाहों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा. ये सिर्फ भुवनेश्वर में हुए इंसिडेंट्स का पर्चा नहीं है. आंखें खोलिए, शायद आप देख सकेंगे. It's time for all of us to take charge and ensure that our so-called stereotype system is battle ready to take responsibility of their own actions and ensure safety of our children and society in every single crisis situation. मैं आपसे एक बार फिर दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल कमांडर विक्टर माइक. मेरा बस यही वजूद है कि मैं सुनील जैसे बच्चे या और कई इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ को इस मंच पर आप सभी के साथ शेयर करता रहूं. प्लीज़ कंटिन्यू टू सपोर्ट अस बाय वॉचिंग आवर वीडियोज़, sharing and liking our videos, and do not forget to subscribe to our channel Commander Victor Mike. Jai Hind, Jai Bharat.